अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, उर्दू पॉइंट के साथ मैं हूँ रामीन सैयद। नाजरीन, इन्फरादियत का मकाम हासिल करने की चाह इंसान को अपनी तर्ज का एक मुनफरिद तरीन शख्स बनाकर ही दम लेती है। ऐसी ही एक चाह और मेहनत ने अरशद इकबाल मुग़ल को शोहरत की बुलंदियों पर पहुँचा दिया। उनका एक टैलेंट जिसे उन्होंने माइक्रोन इंग्रेविंग का नाम दिया, इस टैलेंट में, इस काम में अरशद इकबाल से ज़्यादा माहिर और इससे ज़्यादा काबिल कोई और शख्स नहीं मौजूद। अपने तर्ज में ये वाहिद और यकता हैं। तो आइए आज आपकी इनसे मुलाकात करवाते हैं। जी सर, शुरुआत कहाँ से हुई, कब पता चला कि ये काम मैं सबसे बेहतर कर सकता हूँ? देखिए जी, शुरू में तो जब मैं बहुत छोटा था ना, तो वाल साहब की फैक्ट्री थी, तो वो बड़ी मशीनें बनाते थे, तो उनको देख के मैंने छोटी मशीनें बनाई। ये 1964 की बात है, तो 47 की मेरी पैदाइश है। तो वो मशीनें वगैरह बनती जा रही थी और कभी कभी बाहर की खबरें या लोगों की मतलब मैं सुनता ये आर्ट है इस तरह, तो मुझे भी थोड़ा सा शौक़ हुआ मैं कि यार आर्ट है क्या। तो थोड़ी सी तवज्जो जब मैंने की तो मुझे समझ आई कि यार इसको भी करना चाहिए। तो जब मैं लोगों की कोई बात सुनता था ना कि फ़लाँ मुल्क के अंदर किसी ने ये किया और ऐसे वो काम हुआ, तो मैंने कहा यार मैं भी तो ट्राई करूं। तो एक दिन बैठा हुआ था मैं पेंसिल का सिक्के के ऊपर, ये 43 साल पहले की मैं बात कर रहा हूँ, पेंसिल के सिक्के के ऊपर एक मैंने छोटा सा फिगर बनाया। तो उस वक्त मेरी नज़र भी ठीक थी, माइक्रोस्कोप का काम नहीं था, लेंस नहीं थे, एनिक नहीं थी। अब वो जब एक फेस बना तो मैंने कहा ये फेस बना है तो पूरा स्टैचू भी बन सकता है। फिर मैंने पूरा फिगर बनाए। तो लेड के ऊपर काम मैंने बहुत सारे साल किया। बेसिकल जो मेरी मैकेनिकल फील्ड थी ना, मशीनरी की, उसको तो मैंने आज तक नहीं छोड़ा, क्योंकि वहीं से मेरा रिज़्क था। वो करते करते बीच में कभी ऐसा ख्याल आया तो फिर आर्ट की कोई चीज़ बना लेता था। तो 20 साल इस काम को मैं करता जा रहा था। ये 94 की बात है। तो मैं दुनिया के जो रिकॉर्ड है ना, वर्ल्ड रिकॉर्ड जो ना, किसी स्मॉलेस्ट पिक्चर बनाई है किसी ने कुछ, और मैं ये भी सुनता था कि बड़े बड़े काम भी लोगों ने किया, पहाड़ों के ऊपर बड़े पुल भी हैं, इस तरह की चीज़ें। तो मुझे किसी बंदे ने ये कहा कि दुनिया में 2 काम इंतहाई मुश्किल हैं। मैं कहा जी क्या काम मुश्किल है? तो कहते या तो किसी चीज़ को बहुत बड़े साइज में कोई भी चीज़ बड़ी बनाए, इतनी बड़ी बनाए तो वो मुश्किल है, या फिर किसी चीज़ को इतना छोटा कर दें तो वो मुश्किल है। मैंने कहा बड़ा काम करने के लिए तो ज़रायत चाहिए, तो छोटा काम करने के लिए ज़हन चाहिए। फिर मैंने ट्राई की, मैंने कहा चलो मैं कोशिश करता हूँ कि इस काम को ना बेहतर और अच्छा करने की कोशिश करता हूँ। फिर पूरी तरह मेरी लगन इस तरफ आई। साथ साथ मैकेनिकल फील्ड वो चलता जा रहा, घर का खर्चा भी चलाना था। ये जो आर्ट का जो ज़हन मेरा बन गया यार अब कुछ करना है। तो 94 के अंदर रात का टाइम था, तकरीबन 12 बजे का, जो मेरा रात का दिन था। 1994 की बात थी और जहन में आया कि कुछ करना है। तो उससे कुछ अर्सा पहले शबाशी साहब जब मेरे घर आए, यानी मैंने उनको दावत दी। मैं कहा जी आप मेरी गैलरी विज़िट करें। तो काम क्या है? मैं कहा जी काम अभी होने हैं, आप उसकी ओपनिंग करें। मैं ये चाह रहा हूँ कि दुनिया में अनोखा काम मैंने करना है। तो 3-4 माह, मतलब कि मुझे नहीं पता, 6 माह लग गए, मैं काम करता जा रहा हूँ। जब वो हो नहीं रहा तो मैंने कहा, मैंने अपने को मैं कह रहा कि तुमने अल्लाह की मदद नहीं ली तब नहीं हो रहा। तो जो मेरा रात का दिन था, रात का टाइम था 12-1 बजे का, मैं अल्लाह ताला से मैंने दुआ की, या अल्लाह मैं कुछ करना चाहता हूँ, मेरे टूल काम नहीं कर रहे, मेरे हाथ काम नहीं कर रहे, मेरा दिमाग काम नहीं कर रहा, मेरे से कुछ नहीं हो रहा, या अल्लाह तू मेरी मदद कर। फिर मदद हुई। जब सुबह उठा तो फ़र्क क्या था कि पहले मैं बनाता था लेड के ऊपर, पेंसिल के सिक्के के ऊपर फिगर बनाता था। उस रात सुबह जब उठा तो मुझे मेरे जहन में एक आइडिया आया, बल्कि ख्वाब में अल्लाह ताला की मदद भी हुई कि सुबह उठा जब, तो मैंने अपनी बेगम से कहा मुझे मेरी कामयाबी होगी। अभी काम किया नहीं, मैं कहा मैं कामयाब हो गया। कहती कैसे? मैं कहा मुझे अपनी बाली दो, उसके ऊपर जो रिंग नहीं लगाता, उसमें से थोड़ा सा सोना चाहिए, उस गोल्ड के ऊपर करना है। उस रात मुझे ये कहा गया था इस काम को गोल्ड पे करें। अब जुम्मा था, छुट्टी थी अगले दिन।
हफ्ते वाले दिन गोल्ड लेके आया, तो उसी जगह के ऊपर गोल्ड के ऊपर जब बैठ के मैंने स्टार्ट किया तो पहले ही काम से मुझे अंदाज़ा हुआ कि जिस तरह मैंने पर्दा ही हटाया, मैंने तो बड़े सालों की थी। फिर एक हफ्ते के बाद बरतानिया के जो कौंसल जनरल जो थे वो कहते हैं यार मुग़ल आपने बहुत बड़ा काम किया। मैं कहा मुझे कोई आइडिया नहीं है, क्योंकि जब भी कोई बंदा मेरे काम की तारीफ़ करता था ना तो मुझे वक्ती तौर पे अच्छा नहीं लगता था। मैं कहता मुझे तारीफ़ नहीं चाहिए, मुझे काम चाहिए। जी सर, माइक्रोन इंग्रेविंग है क्या, इसके बारे में थोड़ा नाजरीन को बताइए। अच्छा, माइक्रोन इंग्रेविंग का मुझे कोई आइडिया तो पहले नहीं था। जब इस काम को मैं करने की कोशिश कर रहा था ना तो वो इतना बारीकी के अंदर चला गया, तो मैंने इसकी तस्वीरें बनाई ना पीछे से लेबॉर्ट्री के अंदर जाके मैं इस काम को करें। उन लोगों ने बताया कि ये माइक्रोन और नैनो ये चीज़ें हैं, मुझे कोई आइडिया नहीं था क्योंकि मैंने पढ़ा नहीं हुआ था। फिर उन्होंने बताया कि ये आपका जो काम है ना ये माइक्रोन है, माइक्रोन इंग्रेविंग है। अच्छा, इसका नाम भी मैंने कहीं से पढ़ा नहीं, क्योंकि मैंने कहा ये काम है माइक्रोन इंग्रेविंग है, इंग्रेविंग में करता हूँ, माइक्रोन में है, तो फिर इसका नाम भी मैंने रखा था माइक्रोन इंग्रेविंग। तो आपने सीखा कहीं से नहीं? जी, बाकायदा ट्रेनिंग इसकी मैंने कहीं से नहीं ली। तो इसमें कौन से ऐसे टूल्स हैं जो कि आप यूज़ करते हैं? इसके जो टूल्स हैं ना वो इंतहाई बारीक होते हैं, मतलब कि कार्डबोर्ड मटेरियल है। क्योंकि ऐसे 43 साल पहले जब मैं काम करता हूँ वो एक आम सा चक्कू के ऊपर वो पेंसिल के सिक्के पे तराशा जाता था। जब गोल्ड का तराशना था या किसी हार्ड स्टील को बनाना होता था ना, वहाँ इसका जो टूल है ना कार्डबोर्ड के इस्तेमाल होते हैं। कार्डबोर्ड के जो टूल है ना, इसकी जो नोक है ना वो माइक्रोन जो है ना वो उसकी नैनो नोक है उसकी, कि आम माइक्रोस्कोप से नहीं देख सकते। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से देखें तो उसकी जो नोक है ना वो एक बाल से भी 2-3 हज़ार गुना बारीक बनती है। अगर बाल की पीछे अगर 3 तस्वीरें भी अगर बनाना पड़े तो वो भी बन जाती हैं। वो मैं तो इसको माइक्रोन इंग्रेविंग कहूँगा। तो CSC लेबॉर्ट्री जो है ना उन्होंने कहा जी आपका जो लेवल है ना वो नैनो है। मैं नहीं कहता, मैं इतना बड़ा दावा नहीं कर सकता। तो अब मुझे पता चला कि ये माइक्रोन इंग्रेविंग है और दुनिया की सबसे छोटी तस्वीर है ये जो आप हथियार या टूल्स जो भी इस्तेमाल करते हैं ये बासानी दस्तयाब हैं, आप बनाते हैं? अच्छा, ये टूल का जो मटेरियल है ना ये तो आम मिल जाता है। असल काम है टूल की जो शेप देना है। हाँ, वो उसकी जो ग्राइंडिंग है ना वो मैं खुद करता हूँ। हाँ, वो खुद करता हूँ, फिर काम भी मुझसे करता हूँ उन्हीं टूल से। जी सर, माइक्रोन इंग्रेविंग का जब आपने आगाज़ किया तो सबसे पहले आपने क्या चीज़ इंग्रेव की थी? मैंने सबसे पहले जो तस्वीर बनाई थी ना वो कायदे साहब बनाई थी क्योंकि मुझे उनसे लगाव था। तो वो उनका एक कॉइन बना था 1976 में ना, यादगारी कॉइन। उस तस्वीर को मैंने बहुत उसके ऊपर बस ये सब सीखा ही मैंने उधर से है। फिर यहाँ पे मलका की तस्वीर थी, कॉइन था, 1 पाउंड था। फिर अमेरिकन एक कॉइन था, उसके ऊपर इब्राहिम लिंकन की तस्वीरें थी। ये 3 तस्वीरों के ऊपर मैंने इतना काम किया, बल्कि सैकड़ों मैंने बनाई। मतलब बाज़ ऐसा होता था कि बहुत सारी तस्वीरें जब मैं बनाता था ना तो कोई ना कोई ख़राबी इसमें रह जाती थी, तो बड़ी मुश्किल से जागना चंद एक तस्वीरें अच्छी बनती थी। तो मुझे ये बताएं कि आप सिर्फ शक्लें ही इंग्रेव करते हैं या फिर आप कोई माउंटेन्स या सीनरी कुछ इस तरह की चीज़ें भी करते हैं? अच्छा, दुनिया की कोई चीज़ जो अपना वजूद रखती है, चाहे वो दरख्त है, बिल्डिंग है, तस्वीर है, मतलब दुनिया की हर चीज़ है ना वो इसके अंदर बन सकती है। बल्कि अगर आप बहरी जहाज़ ले तो उसको 1 मिलीमीटर के अंदर उसकी पूरी डिटेल को किया जा सकता है, पूरे बहरी जहाज़ को 1 मिलीमीटर के अंदर। आपने जब सोचा कि मैंने ये काम करना है तो आपके जहन में कभी ऐसा ख्याल आया था कि इस काम की वजह से मुझे दुनिया में इतनी पहचान मिलेगी? मुझे शोहरत का बिल्कुल आइडिया नहीं था, क्योंकि मुझे अभी तक शोहरत का मुझे अभी भी नहीं लालच। मैं चाह रहा था कोई ऐसा काम करे, कोई अच्छा काम हो तो शोहरत ऑटोमेटिक हो जाती है, बजाय इसके कि ये लालच करें जी शोहरत हो। शोहरत ऐसे नहीं मिलती, कुछ करें तो मिलती है। तो इसलिए मैंने काम के ऊपर ज़्यादा तवज्जो दी। तो दुनिया में आपको रिकग्निशन मिली? बहुत बहुत, इतनी कि मैं कभी सोच नहीं सकता था कि वो लोग मुझे इतनी इज़्ज़त देंगे, इतना अच्छा सलूक करेंगे। मैं जब भी किसी भी दुनिया के किसी मुल्क में मैं गया हूँ, मेरी जेब से कभी कोई पैसा खर्च नहीं हुआ। एक दफ़ा मैं वहाँ अपना डिस्प्ले करता हूँ आवाम के अंदर, वहाँ से लोग मुझे उठा के अपने घरों में लेके गए हैं। मगर साहब आप हमारे मेहमान, बल्कि लोगों को झगड़ते हुए देखा कि जी अर्शद हमारे घर में रहेंगे,
वो कहता जी हमारे घर में रखे। मैं पहले आप फैसला कर लो फिर मैं चला। ये तो होटल से उठा के सामान अपने घरों में ले जाते थे। मुझे तो बहुत इज्जत मिली, मतलब कि एक आम आदमी से लेके बड़े से बड़े आदमी तक। फिर मैं ना नहीं करता था। मैंने कहा अगर इज़्ज़त दे रहे हैं, लेके जा रहे हैं, तो मैंने कहा ठीक है। मुझे भी जगह चाहिए होती थी, होटल का खर्चा मैं अफोर्ड भी नहीं कर सकता था। तो आपने अब तक किन किन मुल्कों का टूर किया? मैंने अमेरिका का किया जी, कुवैत का, जर्मनी, बेल्जियम, और मतलब कि बाई रोड मैंने किया था बेल्जियम से जो है लंदन। तो तकरीबन मिला जुला के 18 या 20 टूर मैंने किए होंगे। तो मुल्क तो तकरीबन 10 ही बनते होंगे, क्योंकि बाद 3 दफ़ा मैंने लंदन में गया हूँ, जर्मनी 3 दफ़ा गया हूँ। तो अब मुझे शौक़ नहीं है, बाहर जाने की तरह नहीं है। मतलब कि मैं कहता हूँ काम जो सहूलत मुझे यहाँ मिलती है ना, इस काम को करने की बाहर नहीं है। मतलब कि यहाँ टूल्स मिल जाते हैं, औजार मिल जाते हैं, मेरी मर्ज़ी की चीज़ें मिल जाती हैं। वहाँ तो मुझे एक प्लेट चाहिए थी। मैंने अमेरिकन सदर की एक तस्वीर बनानी थी। पहले एक प्लेट के ऊपर तस्वीर बनती है बड़ी, फिर छोटी होती है। 4 दिन तक मुझे प्लेट नहीं मिली। मैं कहा 4 दिन में तो मैं तस्वीर बना लेता हूँ। फिर मुझे अपना मुल्क मुझे इस काम के लिए मुझे अच्छा लगा। अच्छा, मुझे बताएं, कोई फ़र्क महसूस होता है आपको जब आप कहीं बाहर मुल्क में जाते हैं, पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करते हैं, और पाकिस्तान के लोग आपसे जिस तरह से सलूक करते हैं, कोई फ़र्क है लोगों के सलूक? बाहर के जो लोगों ने मुझे बहुत इज़्ज़त दी और मुझे हर तरह की उन्होंने मुझे सहूलत दी। अब पाकिस्तान में जब मैं आता हूँ फिर मुझे पता चलता है इधर आटा दाने का क्या हुआ है, वरना बाहर तो मुझे कभी तस्वर भी नहीं किया कि किसी चीज़ को मैंने अपनी जेब से खरीदना है। देखें जी, लोगों का सलूक तो इसलिए कि जितने ज़हन होंगे ना उतनी सोच होगी। मुझे कोई गिला नहीं है कि कोई बंदा इस तरह क्यों करता है, क्योंकि मैं नहीं समझता कि सबको ठीक किया जा सकता है। तो कम से कम बंदा अपने आप को तो सही करे। अरशद इकबाल साहब के वाले से नाज़रीन, मैं बड़ी दिलचस्प बात आपको बताती चलूँ कि गिनीज़ बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में इनका काम गया था, लेकिन उन्होंने नाकाबिल तस्खीर यानी अनब्रेकेबल रिकॉर्ड कह के जो है वो इनका नाम शामिल नहीं किया। सर, इसके बारे में कुछ बताइए। देखें, उनसे मैंने पहले लेटर लिखा, तो फिर उसके बाद मैं लंदन खुद गया हूँ अपनी चीज़ें लेके। उनके ऑफिस में ना, सेंट्रल लंदन में उनका ऑफिस था। तो कहते ये टाइम लेके आए। मैं क्या मेरा टाइम नहीं है, ये पीस ले जाओ, जाकर उनको दिखा दो कि बंदा आपसे मिलना चाह रहा है। तो वो उन्होंने कहा जी आप आएँ। मैंने कहा ये चीज़ें मेरी इनको देखें। तो कहते हैं जी 3 माह के बाद इसका जवाब होगा। मैं कहा 3 माह के बाद दोबारा मैं लंदन आ जाता हूँ, इसका बारे में सोच के बताएं। तो ठीक 3 माह के बाद मैं जब दोबारा गया तो कहते जी आप ऐसा करें कि जो काम दुनिया में हो रहा है ना, तो उसको थोड़ा सा फ़र्क डाल के अपना नाम तो दर्ज करवाएं। मैंने कहा मुझे फिर 20 साल 15 साल की मेहनत की क्या ज़रूरत थी। मैं कहा जो काम मैंने किया ना, वो मैंने अपने एक रिकॉर्ड बनाए हैं, मैं तो उसकी बात कर रहा हूँ। वो क्या रिकॉर्ड है? मैं कहा जी एक तस्वीर इंसानी एक बाल के पीछे अगर आप छुपा दो तो देखने वाला अगर ये कहे ये तस्वीर इल्लामा इकबाल की है, ये कायद-ए-आज़म की, फिर तो तस्वीर है। अब कोई क्या जी शक्ल है तो इल्लामा इकबाल नहीं, फिर मैं नहीं, फिर कुछ भी नहीं है। तो मैं कहा उसका जो साइज़ है ना वो 50 माइक्रोन है, तो आप लिखें 50 माइक्रोन। कहते हैं ये तो रिकॉर्ड पूरी दुनिया में कोई दूसरा इसको तोड़ नहीं सकता। मैं कहा रिकॉर्ड तो वो होता है जो ना टूटे। आपने तो एक दुकानदारी बनाई हुई है कि रिकॉर्ड टूटेंगे हमारी बुक सेल होगी। ठीक है, आप अपना काम करें, तो मुझे नाम की ज़रूरत नहीं है। जब मेरा काम लिखोगे ना फिर मैं आके दर्ज करवा दूँगा। अच्छा, अब्दुल सत्तार एदी का आपने कॉइन बनाया था, वो इस तरह है कि मेरे हाथ को ना खबर मैंने सुनी देखी, तो अब्दुल सत्तार एदी के बारे में अभी खबर स्टार्ट हुई थी। तो मैं कह रहा ये कॉइन कम से कम 50 का होना चाहिए, क्योंकि एक आर्टिस्ट की नज़र होती है, ये सोच होती है। कुछ सेकंड के बाद कहते हैं जी 50 रुपये वाला जो है ना कॉइन बनेगा इनका। तो उन्होंने कहा जी ये यादगारी सिक्के बनेंगे। तो मैं अगले दिन सुबह पाकिस्तान मिंट पहुंच गया। मैं कहा जी कॉइन बनना है 50 रुपये वाला यादगारी सिक्का, मुझे उसकी तस्वीरें दें, मैं बनाता हूँ। कहते जी ये तो और भी लोग बना रहे हैं। मैं कहा मुझे लोगों से क्या है, मैं अपनी बात कर रहा हूँ। कहते हैं आपको कैसे पता चला? अभी तो रात को तो खबर है। मैं क्या ज़ाहिर है कि मेरी ख्वाहिश है कि इसको मैं करूँ। तो उससे पहले मेरे जहन में था कि इनकी तस्वीर बनाऊँगा मैं,
मुझे आइडियंस मेरी बेगम बता रही, कहती आपने एक दफ़ा कहा था अब दस्तार ईदी की तस्वीर बनानी है। तो बाद में जब फौत हुए तो उनका सिक्के का जारी होना उन्होंने कहा, तो फिर मैंने कहा जी मैं बनाता हूँ। तो अब दूसरे और भी लोग बना रहे थे, सईद अख्तर साहब भी बना रहे थे, एक बंदा कराची का था। मुझे ये कहा गया कि मुग़ल साहब आप मेहनत कर लो मगर आपका काम नहीं लगना। मैं क्या, मैं इस नीयत से नहीं कर रहा हूँ, मैं ये उम्मीद रखता हूँ कि काम इतना अच्छा करूँगा कि ये लगेगा। कहते हैं देख लो। मैं कहता देखना क्या है, ट्राई है। तो कुछ महीने के बाद मुझे फ़ोन आता है, जी आपका वो जो पैटर्न है वो सिलेक्ट हो गया, उसका आके रसीद दें तो आके पैसे ले जाएं। अब वो कहते जी क्या लोगे? मैं कहा मुझे कुछ नहीं चाहिए। वो उस बंदे ने बेलौस काम किया है सारी ज़िंदगी, तो मैं कहा मैं उसकी तस्वीर के क्यों पैसे लूँ? वो कह रहे हैं कि ये तो लेने पड़ेंगे। मैं कहा ठीक है फिर थोड़े से दे देना, मेरे जो मेरी मेहनत है ख़र्चा दे दो, मैं इसका प्रॉफिट नहीं लेता। अच्छा वो लोग काम करते उनका एक अपना अंदाज़ था। तो जब इसका पैटर्न मैंने बनाया था ना, चूँकि मेरी टेक्निकल फील्ड थी, इसकी जो गहराई है ना, जब इसको प्रेस के नीचे रख के उसको दाब देते हैं, प्रेस करते हैं, इसकी थिकनेस का वहाँ बहुत ज़बरदस्त मतलब हाथ था। मैं वहाँ जाकर उनसे मशवरा किया कि इसकी कितनी मिठाई होनी चाहिए ताकि आपका कॉइन इस पर सही बने, कोई चीज़ रह ना जाए। ये मैं उधर जाकर उनसे मशवरा करके उनको बताया। मैंने कहा अगर कल को अगर आपने बनाना तो मेरे से सीख लो। तो फिर वो सारे तरीक़ों को मद्देनज़र रखते हुए बनाया। तो वो जब उन्होंने इसको बनाया, उसका वो बना है, तो अपनी जगह पे वो सही हर चीज़ फिट आई। तो मुझे बहुत अच्छा लगा। बहुत ज़बरदस्त। ऐसे ही लोग होते हैं जो कि मेहनत करते हैं और फिर इतना बेलौस होकर मेहनत करते हैं कि मुआवजा लेने से भी आप जो है वो कतरा रहे थे। देखें मुआवजा मेरा पता क्या था, अगर ये तस्वीर लग गई है ना कॉइन के ऊपर, ये मेरा मुआवजा था। वो 50,000 नहीं थे। आपने जब काम किया करते गए तो किन किन मुश्किलात का आपको सामना करना पड़ा? देखिए सबसे पहली चीज़ कि जब बंदा इरादा कर लेना किसी काम को करने का, तो मुश्किलात तो फिर आती हैं। मैं समझता था ये मुश्किलात नहीं है ये मेरा रास्ता है। तो बस मैं ये चाह रहा था कि मैं कुछ ऐसा कर दूँ कि लाहौर म्यूज़ियम के जो डायरेक्टर थे, बहुत पहले की बात है, 43-44 से पहले की, मैंने उससे ये कहा कि मुझे एक गैलरी पूरी दे, बड़ी गैलरी, बहुत बड़ी गैलरी, 5 साल के लिए मेरे साथ एग्रीमेंट करें। अच्छा सर, ऐसे सुनने में आया है कि लाहौर म्यूज़ियम का काफ़ी जो सामान है वो गायब हो गया है या उसको तब्दील कर दिया गया है। तो आप भी क्योंकि लाहौर म्यूज़ियम के साथ एफिलिएटेड हैं, तो आप क्या समझते हैं इस बारे में? देखें मैं तो 1974 से जा रहा हूँ। मुझे इतना तो मैं नहीं कह सकता कि उन्होंने क्या कुछ बेचा, क्या ख़रीदा। इतना पता है कि मेरे वहाँ जो काम मेरा लगा हुआ था ना, उसके अंदर 5 तस्वीरें थी अपना कायदे साहब की। एक दिन मैं इंटरव्यू के लिए जा रहा हूँ, दुनिया न्यूज़ का वो उन्होंने इंटरव्यू करना था। मैंने कहा इधर मैंने शोकेस रखा हुआ था, वो किधर है? मैं कहा मैंने इनसे पैसे तो नहीं लिए हैं, लोगों को दिखाने के लिए मतलब रखा था। वो कहते ये वो तो ऊपर स्टोर में पड़ा हुआ है। अब वहाँ पहुँचे, वहाँ तो शोकेस था, उसके अंदर चीज़ें गैब, 5 तस्वीरें। तो मैंने उनसे पूछा कहते जी हमें क्या पता, ये डायरेक्टर से बात करें। आज जब उनको पता चला कि डायरेक्टर को पता चला मुग़ल पूछेगा, तब उनके पास टाइम नहीं है, वो कितने महीने उनके पास टाइम नहीं था, मीटिंग है। तो फिर मैं चुप करके मैं कहा चलो कभी वक्त मिला तो मीडिया के साथ कभी अपना गिला करूँगा कि मैंने तो रखने के लिए दी थी। तो और दूसरी चीज़ कि अपनी चीज़ों का मुझे इतना दुख नहीं है। जो सादकियान साहब का जो छत का काम था ना, वो अगर ख़राब हुआ था किसी वजह से 1 या 2 हिस्से, तो उसको वही उतने को तब्दील कर देते, उसी को सही कर देते। सारी छत को उतारने का क्या काम था, उसका क्या ज़रूरत थी? ये बात मैं उनके लिए इसलिए कह रहा हूँ कि जब वो लोग ज़िंदा थे, मेरी मुलाकात अगर डेली नहीं होती थी, हफ्ते में 2 हो जाती थी। तो मुझे वो कहने लगे मुग़ल आपका जो काम है ना, आपका काम मैंने देखा बहुत अच्छा है। तो अब उस बंदे की जो उन्होंने छत का काम किया ना, उसका मुझे बेहद दुख है। तो मैं कहता हूँ उसका जो ना होना चाहिए, उसको अगर कोई प्रॉब्लम है तो मैकेनिकल अगर प्रॉब्लम, मैं साथ लग के उसका काम करवाना चाहता हूँ कि वो उधर लगाएं, ताकि ऐसे आर्टिस्ट रोज़ पैदा नहीं होते। वो चीज़ें जो अपनी जगह पे अगर वहाँ से हटा दी जाएँ तो वो ज़ाया होने का चांसेस हैं।
सादिक़ैन जैसे जो आर्टिस्ट हैं वो तो वैसे भी पाकिस्तान का सरमाया है, पाकिस्तान का सरमाया नहीं थे बल्कि पूरी दुनिया का सरमाया थे। पूरी दुनिया के सरमाया थे। और अगर उनकी तख्लीक करदा चीज़ों के साथ इस तरह का सलूक होगा पाकिस्तान में तो फिर नए आर्टिस्ट जो आ रहे हैं फिर उनके साथ क्या होगा? देखें, जब मैं सुनता था ना, मतलब कि बड़े आर्टिस्ट जिनको सदियाँ गुजर गई, इस बंदे से तो मैं खुद मिला हूँ। जिस बंदे से मैं मिला हूँ उसका तो मुझे बहुत सारा मतलब अंदाज़ा है कि वो किस सोच के मालिक थे। वो भी लालची बंदे नहीं थे, शायद उनका असर मुझे पे भी कि मैंने कहा ये आर्ट जो है ना इसको खूब लोगों तक दें। तो हुकूमत इस ज़मन में कुछ नहीं कर रही? अगर हुकूमत मुझे कुछ कहे तो मैं उनके लिए कुछ करने के लिए तैयार हूँ। मुझे वो क्या देंगे? मेरे पास जो आइडिया है ना, जो काम मैं कर सकता हूँ, इजादात मैंने की हैं पहले भी और आज भी, अभी भी कर रहा हूँ। अगर ये लोग मुझे मौका दें, मेरी बात सुने गौर से, तो मैं इनको बहुत कुछ दे सकता हूँ। ये मुझे क्या देंगे? 1,00,000 2 लाख? मैं तो इनको अरबन रुपये का फ़ायदा दे सकता हूँ, क्योंकि वो जो काम है ना, जो आइडिया होती हैं, वो तो पूरी दुनिया की इंसानियत के लिए होती हैं। मुझे आज तक यही दुख रहा है, इतने चैनल पे मेरे रिकॉर्डिंग हुई है, किसी ने पूरे तरीके से मेरी बात सुनी नहीं। शायद ये लोग समझते हैं कि मुगल मिलना चाहता है कि पैसे के लिए। मुझे पैसे की ज़रूरत नहीं है, ज़रूरत मैं अपने जगह कमा लेता हूँ। कम से कम मेरी बात तो सुने, इसको आगे तो लेके आएँ, दुनिया से फ़ायदा लें, सुने, बस मैं ये कहता हूँ। नहीं, सुनी जाएगी इंशाल्लाह, और उर्दू पॉइंट के थ्रू तो ज़रूर सुनी जाएगी आपकी बात। और हम उम्मीद करते हैं कि आगे पहुँचे और कुछ ना कुछ आपको भी फ़ायदा हो सके इस चीज़ से, आपकी बात सुनी जा सके और आपके जो आइडियाज़ हैं जो कि मुल्क के लिए भी बहुत फ़ायदेमंद हो सकते हैं, पूरी इंसानियत के लिए फ़ायदेमंद हो सकते हैं, उन आइडियाज़ पे भी काम हो सके। तो सर, अब आपको जो काम आता है तो अब आप फैलाने के बारे में या दूसरों को ट्रेन करने के बारे में, इस हवाले से आपके क्या मंसूबे हैं और अब आप क्या करना चाहते हैं? देखिए, पहले तो इंसान सीखता है, ठीक है जी, बल्कि सारी ज़िंदगी सीखते रहते हैं। थोड़ा बहुत अगर आ जाए तो वहीं से दूसरे ये आर्ट जो ना, ये कोई भी काम कन्वर्ट भी होना चाहिए। मेरी बड़ी ख्वाहिश है कि मैं लोगों को, बच्चों को ये अपना आर्ट जो ना मुंतकिल करूँ। और ये मेरे लिए बड़ी अच्छी बात है कि मेरे बच्चे भी, दोनों बेटे जो आर्टिस्ट हैं और अच्छा काम कर लेती हैं, और 2 बेटियां हैं, वो दोनों इंजीनियर हैं। अल्लाह ताला ने मुझे फ़न तो दिया है और साथ में फ़नकार भी दे दी। तो आप कोई एकेडमी बनाने के बारे में या कोई इस तरह का इंस्टीट्यूट या किसी इंस्टीट्यूट में जाके पढ़ाने के बारे में नहीं सोचते? मैं चाह रहा था कि मैंने एनसी में बहुत ट्राई की है कि मैं वहाँ जाऊँ। मैंने बच्चों को अपना काम दिखाया, बच्चे खुश हुए, बल्कि वो बच्चे सीखना भी चाह रहे थे पंजाब यूनिवर्सिटी में और अपना एनसीए में। तो किसी वजह करके मैं उस चीज़ के अंदर उनको सिखाने में कामयाब नहीं हो सका। अब मैं चाहता हूँ किसी भी तरीके से, प्राइवेट तरीके से या गवर्नमेंट अगर हेल्प करे उस तरीके से, इस आर्ट को मैं बच्चों में मुंतकिल करना चाहता हूँ। और ये कोई काम नहीं है कि बंदा सीखे और चला जाए और काम दूसरे को ना दे। मेरी ख्वाहिश है कि इस काम को आगे इतना फैलाएं कि बहुत सारे आर्टिस्ट पैदा हों। जी सर, आपको क्या लगता है कि पाकिस्तान में एक आर्टिस्ट की वो कद्र कीमत है या उसको वो मकाम मिलता है जिसका वो हकदार है? उसके लिए आपको बाहर जाना पड़ेगा। अपनी शनाख्त बनाने के लिए बाहर जाना पड़ेगा? डेफिनेट, या तो फिर इधर कोई आपको, क्योंकि आम आदमी आपको इतना ज़्यादा सपोर्ट शायद करे या ना करे, ये काम हुकूमतों का है। मेरे पास अपनी ज़ाती जो मशीनरी है ना, जो मैं 13 या 14 साल की उम्र से मैं मैकेनिकल की फील्ड में हूँ। कान्हा में मैंने एक फैक्ट्री लगाई थी, वहाँ 60 मशीनें मेरी उधर पड़ी हुई हैं, और 20 साल के बाद 40 मशीनें मैंने और बनाई अपनी वर्कशॉप में, छोटी सी फैक्ट्री है वहाँ पड़ी हुई हैं। अब मेरे पास तकरीबन 100 मशीनों की अपने पास ज़ाती मलकियत है, प्रॉपर्टी नहीं है, बैंक बैलेंस नहीं है, बस मेरे पास जो कुछ है यही है। यही मेरा शौक़ था, क्योंकि शुरू से मशीन का काम मैंने किया है। अगर किसी भी जगह पे, किसी फैक्ट्री में अगर कोई मुझे मशीन नज़र आती है तो मैं ले लेता हूँ। मेरे पास जर्मनी की मशीनें हैं, फ्रांस की है, स्विट्ज़रलैंड की हैं, इंग्लैंड की है, तो आधे से ज़्यादा मेरी अपनी बनी हुई हैं। अब ये 100 मशीनें, अगर इसकी हम एक वर्कशॉप बनाते हैं और वहाँ एक ट्रेनिंग सेंटर हम खोल लेते हैं, आर्ट की ट्रेनिंग हो, मैकेनिकल ट्रेनिंग हो
और वहीं लोग काम सीखें बगैर फीस के। जब वो कुछ करने लग जाए तो हम उनको तरह दें। अगर कोई शख्स वो कहता है जी मैंने इधर आपके पास जॉब नहीं करनी, अलग करना है, उनको छोटा सा काम का हिस्सा कुछ अलग दे दे जाए। मगर इसके लिए हुकूमत जो ना वो मेरी अगर सपोर्ट करे तो ये काम तब हो सकता है। जो 100 मशीनों का जो सबसे पहले जो मेरे पास है मैं वो पेश कर सकता हूँ। और वो अदारा मैं अभी से कह रहता हूँ वो मेरी मलकियत नहीं होगी। वो एक पाकिस्तान का एक ऐसा अदारा होगा, टेक्निकल अदारा। कोई हॉस्पिटल बना रहे, कोई मस्जिद बना रहे, टेक्निकल अदारा भी तो बने जिससे कोई काम सीखे, रोज़गार कमाए। अगर बच्चा अगर काम सीख के कुछ करने लग जाए, रोज़गार कमाए, तो मैं समझता हूँ ये ज़्यादा बेहतर है। मैं जो एक बंदा टेक्निकल है वो टेक्निकल बात करेगा, अगर कोई डॉक्टर तो डॉक्टर की बात करेगा। अगर ये हुकूमत मुझे थोड़ा सा सपोर्ट करे तो मेरे पास है वो, मैं पहले तुम वो हाजिर हैं। तो कोई भी करना चाहता मुझे बड़ी खुशी होगी। बहुत शुक्रिया सर आपका। 2 करोड़ की मशीनें हैं 2 करोड़ की। अगर वो 1 करोड़ इन्वेस्ट कर देना तो वो जगह हो, ठीक है जी, ये नहीं मैं कहता जी मुझे ख़रीद कर दे दें, कोई किराए की जगह हो, हम वहाँ इस काम को शुरू कर सकते हैं। अब मेरी उम्र 70 साल हो गई है। अब वज़न वाला काम मेरे से होता नहीं, कम से कम बैठ के काम करवा तो सकता हूँ। तो बहुत सारे स्टूडेंट मेरे हैं, मतलब कि अभी कह लें कि 20, 30, 40, 100 भी हो सकते हैं, क्योंकि मुझे काम करते हुए 50 साल हो गए। तो मुझे तो ये भी नहीं पता मैंने किस किस को काम सिखाया, किस किस को आईडी दिए। लोग ज़्यादा बाहर के मुल्कों में लोग बच्चे काम कर रहे हैं। तो मैं कहता हूँ एक नए सिरे से एक स्टार्ट लें। जो फैक्ट्री है ना, इसको एक टेक्निकल अदारे में तब्दील किया जाए, उसमें बेशक हुकूमत मेरा साथ दे। तो मैं नहीं चाहता मुझे ये सारा पैसा मेरी जेब में, अगर उसी को अगर डेवलप करते जाएं तो वो मुझे बड़ी खुशी होगी इस बात की कि चलो सीखें और काम करें। बहुत शुक्रिया, और हम उम्मीद करते हैं कि आपकी आवाज़ हमारे चैनल उर्दू पॉइंट के थ्रू हुकूमत तक भी पहुँचे और तमाम लोगों तक पहुँचे, और फिर आपको रिकग्निशन भी मिले और इस मुल्क का कुछ ना कुछ फ़ायदा हो सके। बहुत शुक्रिया सर। मैं समझता हूँ 30 चैनल के ऊपर मेरी रिकॉर्डिंग हुई है, CNN, BBC और पाकिस्तान के बहुत सारे चैनल। मुझे लग रहा है कि ये वो चैनल है जिससे मेरी आवाज़ आगे तक जाएगी। बिल्कुल जाएगी। पहली दफ़ा मैं उम्मीद रखता हूँ। अब मुझे पूरा यकीन है कि ये बात आगे जाएगी और हम कामयाब हो जाएंगे। बिल्कुल जाएगी सर, बिल्कुल जाएगी। उर्दू पॉइंट जो है वो एक अच्छा प्लेटफॉर्म है, और ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसको लोग सुनते हैं, जिसको देखते हैं, लोग देखना पसंद करते हैं। तो इंशाल्लाह आपकी आवाज़ हमने ले ली है, उठा ली है, इस कैमरे में कैद कर ली, और अब ये आगे से आगे जाएगी इंशाल्लाह, और उम्मीद करते हैं कि कुछ अच्छा नतीजा निकलेगा। बहुत शुक्रिया सर, आप हमारे साथ मौजूद थे, और इतनी अच्छी अच्छी हमें बातें सुनने को मिली। इतना बेलॉस इंसान हमें आज मिला, मुलाकात हुई हमारी इनसे, और बहुत खुशी होती देख के। और ऐसे ही लोग पाकिस्तान का नाम रोशन करते हैं और इंसानियत के लिए कुछ ना कुछ करते रहते हैं। जी नाज़रीन, आज हमने आपको मिलवाया माइक्रोन एनग्रेवर अरशद इकबाल मुग़ल से। और नाज़रीन, बड़ी खुशी होती है देख के ऐसे लोगों को जो पाकिस्तान का नाम बैनुल-अक़वामी सतह पर रोशन करते हैं। लेकिन ज़रूरत इस बात की है कि मुल्की सतह पर भी इनकी वही कदर की जाए जिसके ये हक़दार हैं। कैमरामैन मुनीर हुसैन के साथ रामीन सैयद को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।